फ्रेंड इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत यूनिट 9 एनवायरनमेंट से रिलेटेड यूनिट को कर रहे हैं और उसमें देखिए जैसे टॉपिक है वेस्ट, यानी वेस्ट में अगर देखें अपशिष्ट में ठोस, तरल, बायो मेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, यानी ये जितने भी वेस्ट के नाम दिए गए हैं इन वेस्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे दिया गया है। अब यदि देखिए खतरनाक अपशिष्ट को, तो ये कह रहा है टू कैरेक्टराइज हैजार्डस वेस्ट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर टेकन इनटू अकाउंट। खतरनाक अपशिष्ट को अभिलक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं पर विचार किया जाता है, जैसे चालकता, ज्वलनशीलता, संक्षारकता, चुंबकीय प्रवृत्ति या अभिक्रियाशीलता। तो कंडक्टिविटी, ज्वलनशीलता यानी इग्निटिविटी और संक्षारकता, चुंबकीय प्रवृत्ति, अभिक्रियाशीलता। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखें अगर कि ज्वलनशीलता, दाहकता, संक्षारकता एवं अभिक्रियाशीलता खतरनाक अपशिष्ट को अभिलक्षित करने के लिए प्रमुख विशेषता है। तो सूची 1 को 2 से जब सम्मिलित करेंगे तो जो भी हैजार्डस सब्सटेंसेज है यानी खतरनाक पदार्थ, जिसमें लेड, पीसीबी यानी पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स या बेंजीन या विनाइल क्लोराइड। तो क्रमशः यदि देखें तो इनके मेजर सोर्स में क्या है, विद्युतीय इंसुलेशन, प्लास्टिक इंडस्ट्रियल उपयोग, पेंट, गैसोलीन। तो क्रमशः देखिए यहाँ पे खतरनाक पदार्थों में लेड, पारा जो है ये मुख्य स्रोत है, पेंट, पीसीबी यानी पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल तो विद्युत इंसुलिन, बेंजीन तो गैसोलीन, विनाइल क्लोराइड का प्लास्टिक इंडस्ट्रियल उपयोग है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। पहला ई कचरा संगठन, ई वेस्ट कंपोनेंट। तो ई वेस्ट कंपोनेंट्स और दियर यूजेस प्रिंटेड सर्किट दिया है। मरकरी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स और पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्रमशः यदि देखें तो ई कचरा संगठक में मरकरी यानी पारा तो ये फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स ये कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर्स, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स तो ये इंसुलेशन से रिलेटेड है। नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट के निम्नलिखित घटकों को उनके पाए जाने के बढ़ते क्रम में रखें, जैसे कागज और कार्डबोर्ड, भोजन, टीन के बने डिब्बे, धूल और राख, वस्त्र। अब यहाँ पे देखिए हमें क्रमशः नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए नगर पालिका के निम्नलिखित ठोस अपशिष्ट घटक उनके पाए जाने के बढ़ते क्रम में, तो अन्य अपशिष्ट 3.3%, सीसा 4.5%, लकड़ी 6.2%, रबड़, चमड़ा और वस्त्र 9%, धातुएं 9.1%, प्लास्टिक 12.8% एंड बगानी काटछाट 13.5%। और भोजन का ऐसे ही दिया है और कार्डबोर्ड का दिया है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है बीओडी, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के कार्य निष्पादन का एक मुख्य संकेतक है। किसी भी संयंत्र को तब सक्षम कहा जाता है जब बीओडी घटता है या पहले 36 घंटों में बढ़ता है या बढ़ती है या अपरिवर्तित रहता है। देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, अगर हम मान लीजिए कि ये देखना चाहते हैं कि कोई भी अपशिष्ट जल है उसमें शोधन संयंत्र के कार्य निष्पादन की उसका निष्पादन यानी उसका परफॉर्मेंस ठीक है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में कार्बनिक पदार्थों के उपापचय की जैविक प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की गई घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। यह अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के कार्य निष्पादन का एक मुख्य संकेतक है। किसी संयंत्र को तब सक्षम कहा जाता है जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, घटता है। नीचे 2 कथन दिए गए, अभिकथन ए और दूसरा है आर। तो पहला हम देखें कि क्रोमियम और लौह प्रदूषण। क्रोमियम और लौह प्रदूषण के कुछ उद्योगों के अपशिष्ट जल में पाए जाते हैं। क्रोमियम और लौह प्रदूषण के कुछ उद्योगों के अपशिष्ट जल में पाए जाते हैं। दूसरा, क्रोमियम और लौह तत्व का उच्च मात्रा में सेवन करने का हमारे शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है। अब दोनों में से हमें देखें तो सही उत्तर कौन सा है, तो क्रोमियम और लौह तत्व का उच्च मात्रा में सेवन करने का हमारे शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है। क्रोमियम मुख्यतः मिचली, जठरांत संकट, वृक्क और यकृत की क्षति, कैंसर इत्यादि जैसी बीमारियों का कारण हो सकता है। और लौह मुख्यतः मधुमेह, रक्ताल्पता, पेट संबंधी समस्या आदि का बीमारी का कारण हो सकता है। जल में क्रोमियम और लौह प्रदूषण के कई कारण हैं। एक कारण उद्योगों का अपशिष्ट जल है, किंतु यही एकमात्र कारण नहीं है। सूची 1 को 2 से मिलाना है, जैसे इग्निटेबल दंडनीय है, कोरेसिव संक्षारक, रिएक्टिव प्रतिक्रियात्मक, टॉक्सिक यानी विषैला। तो हमें क्रमशः यहाँ पे देखें तो
दंडनीय दहन धारण करने की योग्यता, संक्षारक पात्र कंटेनर को नष्ट करता है, प्रतिक्रियात्मक, अत्यधिक अस्थिर और विषैला क्या है, ये स्वास्थ्य के लिए गंभीर या हानिकारक। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला, अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली में अधिकांश बड़े तैरने वाले पदार्थों को स्क्रीन चैम्बर में हटा दिया जाता है। दूसरा, अपशिष्ट जल के कोलाइडल और घुलनशील पदार्थ को ग्रिड चैम्बर में हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली में अधिकांश बड़े तैरने वाले पदार्थों को स्क्रीन चैम्बर में हटा दिया जाता है, कथन सही है। परंतु अपशिष्ट जल के कोलाइडल और घुलनशील पदार्थ को ग्रिड चैम्बर में ना हटाकर सेडिमेंटेशन टैंक में डाल दिया जाता है। माध्यमिक उपचार, द्वितीयक उपचार घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को हटा देता है जो प्राथमिक उपचार से बच जाते हैं। पहला है कि प्लवन एक इकाई क्रिया है जिसका उपयोग अपशिष्ट जल से क्या शुद्ध करने में किया जाता है। तो फ्लोटेशन इज ए यूनिट ऑपरेशन यूज इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो प्लवन एक इकाई क्रिया है जिसका उपयोग अपशिष्ट जल से क्या शुद्ध करने में किया जाता है। निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने में, सांद्र जैव की या गाढ़े कीचड़ के लिए, तेल और ग्रीस को हटाने में या जल के अस्थायी कठोरता को हटाने में। तो यहाँ पे हम देखें क्रमशः प्लवन एक इकाई क्रिया है। प्लवन एक इकाई क्रिया है जिसका उपयोग अपशिष्ट जल से निम्न चीज़ें शुद्ध करने में किया जाता है। हर्षित निलंबित ठोस पदार्थ को हटाने में, सांद्र जैव की गाढ़े कीचड़ के लिए और तेल और ग्रीस को हटाने में। सूची एक को 2 से सुमेलित करना है। विनाइल क्लोराइड, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पायरीन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे देखिए, हम क्रमशः अगर सुमेलित करें तो विनाइल क्लोराइड प्लास्टिक का औद्योगिक उपयोग, पॉलीक्लोरिनेटेड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, बेंजो या पायरीन ये अपशिष्ट भस्मीकरण है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये ईंधन दहन से रिलेटेड है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व गंदे नालों के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व गंदे नालों के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। टोटल नाइट्रोजन, टोटल सल्फर, कैल्शियम, टोटल फास्फोरस। तो गंदे नालों के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। औद्योगिक शहरी क्षेत्रों से प्राप्त औद्योगिक शहरी स्रोतों से प्राप्त होने वाले कम खतरनाक ठोस अपशिष्ट के निम्नलिखित निस्तारण अनुक्रमों में से कौन सा क्रम बढ़ती वांछनीयता के अनुक्रम में है। तो यहाँ पे देखिए, अव्यवस्थित डंपिंग, भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनः प्रयोग। तो भारतीय शहरों में बृहद मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है जिसे आसानी से उपचारित नहीं किया जा सकता। विश्व बैंक के अनुसार तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण 2025 तक भारत में प्रतिदिन का अपशिष्ट उत्पादन 377,000 टन तक पहुंच जाएगा, जो कि विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को उत्पन्न करता है। औद्योगिक शहरी स्रोतों से प्राप्त होने वाले कम खतरनाक ठोस अपशिष्ट के निस्तारण अनुक्रमों में निम्नलिखित क्रम बढ़ती वांछनीयता के अनुक्रम में है। अव्यवस्थित डंपिंग, भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनः प्रयोग। शुद्ध जल प्रणाली में ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट के मुख्य स्रोत इनमें से कौन से हैं। तो कौन सा इसमें है स्रोत, ए, बी एंड डी। ए, वी एंड डी। कृषि अपशिष्ट, खाद्य प्रसंस्करण और मल जल बहिस्राव। तो शुद्ध जल प्रणालियों में ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट के मुख्य स्रोत में कौन कौन सा आता है। कृषि अपशिष्ट, खाद्य प्रसंस्करण तथा मल जल बहिस्राव इत्यादि। ऑक्सीजन की वो मात्रा जिसे जैविक तत्व की एक निश्चित मात्रा को गलाया जाए, जिसे जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी कहा जाता है। पानी में बीओडी की मात्रा प्रदूषण के स्तर का सूचक होती है। निम्नलिखित में से उन पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कीजिए जो स्थानीय प्रकृति के हैं। ओजोन परत का क्षरण, झील प्रदूषण, भूक्षरण, जलवायु परिवर्तन, जल जमाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो यहाँ पे देखिए, पिछले 100 वर्षों में मनुष्य की जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। इसके कारण अन्न, जल, घर, बिजली, सड़क, वाहन और अन्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर काफ़ी दबाव बढ़ रहा है और वायु, जल तथा भूमि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हमारी आज भी आवश्यकता है कि विकास की प्रक्रिया को बिना रोके अपने महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को खराब होने और उनके अवक्षय को रोके और प्रदूषित होने से बचाएं। ऐसे पर्यावरणीय मुद्दे जो सीधे मानवीय हस्तक्षेप से संबंधित होते हैं स्थानीय प्रकृति के मुद्दे कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पर्यावरणीय मुद्दे सम्मिलित हैं, जिसमें है झील प्रदूषण एवं जल प्रदूषण, भूक्षरण या मृदा क्षरण या मरुस्थलीकरण, जल जमाव, जलाक्रांति और मृदा लवणता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, घरेलू वाहित मल और औद्योगिक बहिस्राव, कृषि रसायन और उनके प्रभाव, वनोन्मूलन। निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करना है। पृथ्वी हरित गृह यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी। हरित गृह प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। पृथ्वी की जलवायु मानव की पृथ्वी पर आने के पूर्व भी बदलती रहती थी। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्नगत अभिकथनों में कौन सा सही है। हरित गृह यानी ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। पृथ्वी की जलवायु मानव की पृथ्वी पर आने के पूर्व भी बदलती रहती थी। स्पष्टीकरण में देखें तो ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ
गैसीय वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि आते हैं। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता, क्योंकि तब पृथ्वी का औसत तापमान 18 सेल्सियस होता, ना कि वर्तमान 15 सेल्सियस। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार हरित गृह से संबंधित गैसों का वृद्धमान क्रम में सही अनुक्रम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे हम क्रमशः देखें तो ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार हरित गृह गैसों से संबंधित गैसों का वृद्धमान क्रम में सही अनुक्रम क्या है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरो CFC, ओजोन O3। तो ग्रीन हाउस प्रभाव वो प्रभाव है जिसमें वायुमंडल में उपस्थित सूर्य प्रकाश विकिरण गैसों तथा कणों की जटिल प्रक्रियाओं के दौरान पृथ्वी की सतह तथा निम्न वायुमंडल गर्म हो जाता है। जब निम्न तरंगदैर्घ्य के विकिरण UV 320 से 290 nm स्पेक्ट्रम तथा कुछ निम्न इंफ्रा सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इसका तीसरा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो जाता है। कुछ ऊष्मीय ऊर्जा ब्रह्मांड से परावर्तित न होकर वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। यही सामान्य ग्रीन हाउस प्रभाव है। सामान्यतः ग्रीन हाउस के बिना पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस से होता है, जो कि वर्तमान में 15 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें सामान्य जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का तापमान सामान्य बनाए रखने का श्रेय ग्रीन हाउस गैसों का ही है, परंतु इनकी मात्रा बढ़ने पर समस्या उत्पन्न होती है। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा के निम्नलिखित प्रभाव हैं: ग्लोबल वार्मिंग, महासागर अम्लीकरण, धुआं और ओजोन प्रदूषण, ओजोन परत का क्षय। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इन किया। बाकी हम मानव स्वास्थ्य पर जो प्रदूषक है, पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतने, धन्यवाद।